हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब। होप सो आप बढ़िया ही हो। हमें काफ़ी टाइम से कैसे आईपीओ का इंतज़ार था, जिसका हमें पता तो था कि लिस्टिंग इसका आने वाला है, बट इसका डेट हमें फाइनलाइज़ नहीं मिल रहा था, ना प्राइस इवेंट फाइनलाइज मिल रहा था। जी हमें बात करें एनएसडीएल के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट को मैनेज करने में हेल्प आउट करती है। हम इसके बारे में देख लेते कंपनी के बारे में। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में, सेबी रजिस्टर्ड है ये, और ये MIIA ऑफ इंडिया है। MIIA मतलब क्या होता है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, मतलब मार्केट के अंदर जो ट्रेड सेटलमेंट होता है, सब चीज़ें होती है, उसमें ये हेल्प आउट करती है। ये क्या हेल्प करती है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट के लिए हेल्प आउट करती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, और सिक्योरिटी रिलेशनशिप, ओनरशिप एंड ट्रांजेक्शंस ये मैनेज करती है टोटली। और इसका मेन जो काम है, ये जो कोर सर्विस प्रोवाइड करती है, उसके अंदर ट्रेड सेटलमेंट हो गया, प्लेजिंग हो गया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो सब ये हेल्प आउट करती है, और ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र करती है अमाउंट जो भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करती है, इनके एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है NDML। वो KYC प्रोवाइड करती है, ई-गवर्नेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है, ये सब चीज़ें। और इनके एक दूसरी और भी सब्सिडरीज है, NPBL। वो B2B पेमेंट ट्रांजेक्शन्स को हेल्प आउट करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि UPI ये सब होता है ना, वैसा ही हेल्प आउट करती है। अगर हम देखा जाए तो उनका मार्च 2025 के हिसाब से इनके पास टोटल NSDL हैज़ 39.45 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट और 294 रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इनके पास है। और इनका अवेलेबिलिटी देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया अराउंड 99% सारे पिन कोड इनके पास अवेलेबल है। मतलब 99% जितने भी जगह पिन कोड, जो भी पिन कोड है वहाँ पे 99% ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। अक्रॉस दी वर्ल्ड 186 कंट्रीज़ में इनका अवेलेबिलिटी है, वहाँ सर्विस इनका प्रोवाइड होता है। और अगर देखा जाए तो ये जो बूस्ट स्ट्रॉन्ग कर रही है टेक्नोलॉजीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, सिक्योरिटी सिस्टम्स में, और रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल्स में, ओके। और अगर देखा जाए तो इनका लीडरशिप जो पोजीशन है वो बहुत एक्सपीरियंस टीम के साथ है, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने मैनेज करके रखा है। अब इनके IPO के बारे में हम देख लेते हैं। इनका IPO स्टार्ट होगा 30 जुलाई से, और 1 जुलाई तक आप इसको बिड कर सकते हो। मतलब 31st एंड 1 तक इसको आप बिड कर सकते हो। फिर इसका फेस वैल्यू देखा है तो 2 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड 760 to 800 रुपीज़ के बीच में है। 1 लॉट में आपको 18 शेयर्स मिलेंगे, और ये ऑफर फॉर सेल है, ओके, OFS है। और टोटल इशू से इनका 4000 करोड़ के आसपास है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 76 रुपीज़ का है, और लिस्टिंग होगा BSE में, ओके। BSE में लिस्टिंग होने वाला है। ये IPO अगर आपको देखना है अलॉटमेंट के लिए तो आपको 4 अगस्त को पता चलेगा। अगर 4 को आपको अलॉटमेंट मिला तो 5 को आपको क्रेडिट मिल जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, और अगर नहीं मिला आपको अलॉटमेंट तो आपको 5 को डीमैट नहीं, आपके UPI में रिफंड मिल जाएगा। अमाउंट जो ब्लॉक हुआ है वो रिफंड हो जाएगा, और अगर 1-2 दिन आगे पीछे हुआ तो वो हो सकता है। टेंटेटिव लिस्टिंग डे इनका 6 तारीख को है, 6 अगस्त को, और आप इसका मैंडेट मैक्सिमम शाम को 5 बजे तक 1 अगस्त तक कर सकते हो। अगर कंपनी के हम कंपैरिजन किए रहे पीयर्स के साथ, ROE जो है 17% है, और ROCE जो है 22% है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, और ROCE इनका 22% है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 17% है। मतलब ROE एंड RONW इनका सेम ही है ऑलमोस्ट। और पैट मार्जिन 22% के आसपास है, EBITDA 24% के आसपास है। और PB अगर देखा, प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो अराउंड 7.98 इनका है। इनका कंपैरिजन किया जाए पीयर्स के साथ तो नेट मार्जिन अगर देखा जाए पैट इनका यहाँ पे सबसे कम देखने के लिए मिल रहा है। कंपैरिजन के लिए हमने CDSL और केफिन को लिया है। केफिन टेक्नोलॉजी सबको पता ही होगा। इधर पे इनका 22% है, और CDSL का 52% है, और केफिन टेक्नोलॉजीज का 30% है। तो यहाँ इनका सबसे कम है इन कंपैरिजन में। EBITDA मार्जिन देखा जाए तो वो भी इनका कम है। डेब्ट टू इक्विटी तो इन्होंने डिस्क्लोज किया नहीं है। और PE रेशियो देखा जाए तो PE रेशियो ऑन एन एवरेज केफिन से तो थोड़ा ज़्यादा है, बट CDSL से थोड़ा कम है। और EPS 17, अर्निंग पर शेयर इनका 17 है, और CDSL का 20 के आसपास है, और केफिन का 14 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा तो 7.98, CDSL का डिस्क्लोज नहीं हुआ है, और केफिन का 9 के आसपास है। मतलब अगर कंपैरिजन किया है जो वैल्यूएशन के हिसाब से, हम इसको ओवर वैल्यू भी नहीं बोल सकते, अंडर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते हैं। ये ऑन एवरेज अपना प्राइसिंग तो ठीक से ही इन्होंने रखा है। प्राइस टू बुक वैल्यू और सब चीज़ कंपेयर किया जाए तो इनका प्राइसिंग तो ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके लॉट्स एंड रिजर्वेशंस।
अगर देखा है तो सिंगल लॉट आपको जाना है तो मिनिमम आपको 14,400 रुपीज़ लगेंगे 18 शेयर्स के हिसाब से। मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए जा सकते हो, और आपको 13 लॉट से ज़्यादा चाहिए तो आपको HNI कैटेगरी में जाना होगा। इनके रिजर्वेशन देखा है तो 50% इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए, 35% रिटेलर्स के लिए और 15% HNIs के लिए अवेलेबल है। ओके, फाइनेंशियल्स की बात किया जाए तो फाइनेंशियल्स इनका 23 में इनका पर ईयर के हिसाब से है, पर ईयर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 23 में 2093 करोड़ का है, 24 में 2257 करोड़ का है, और 25 में ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास है, मतलब 2984 करोड़ का है। रिवेन्यू मॉडल देखा जाए तो रिवेन्यू और पैट का कंपैरिजन किया जाए तो रिवेन्यू इनका 23 में 1100 के आसपास है, और जहाँ पे इनका पैट है 234 को अगर देखा जाए तो ये लगभग 21% के आसपास हो रहा है, 21% के आसपास। रिवेन्यू अगर 24 में देखा जाए तो 1365 करोड़ में से 275 करोड़ इनका पैट है। ये भी अंदाजे से 22% के आसपास ही जा रहा है, 20% के आसपास। और अभी करेंटली 25 में देखा जाए तो 1535 करोड़ में से 343 करोड़ इनका पैट है। ये भी अंदाजे से 22% के आसपास ही जा रहा है। तो इनका ऑन एन एवरेज देखा जाए तो अगर रिवेन्यू के बाद इनका जो पैट मार्जिन है अंदाजे से 20-22% के आसपास ही है। एबिटा देखा जाए तो 381, 24 में, फिर 25 में 492। एबिटा अगर देखा थोड़ा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। 23 में 1428 करोड़, 24 में 1684 करोड़ और 25 में 2005 करोड़ के आसपास है। ये भी ठीक ठाक थोड़ा इंक्रीज़ हो ही रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस देखा जाए तो 199 करोड़ 23 में, 216 करोड़ 24 में और 232 करोड़ 25 में। ओके, ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। इनके बोरोइंग्स तो यहाँ पे इनका डिस्क्लोज हुआ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम फाइनेंशियल्स की बात अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स तो थोड़ा बहुत ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मेरे को नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है मेरे को, मतलब रिवेन्यू और ये सब एसेट्स देखा जाए 22% के आसपास है। ओवरऑल गुड है, लेकिन एक्सीलेंट नहीं बोल सकते हैं। और अगर इनका ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखेंगे तो अचीवमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग ऑफ इक्विटी, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि इनका जो लिस्टिंग होगा, लिस्टिंग इट मीन्स कि ये IPO का पूरा पैसा इनके इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। मतलब वो अपने कुछ शेयर्स कट आउट करेंगे और शेयर्स थोड़ा उनका कम हो जाएगा, उनका परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा और टोटल पैसा उनके पास ही जाने वाला है। इनका जो भी इनके ये है इन्वेस्टर्स, उनके पास पैसा जाएगा। ओके, अगर इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से 17 to 18% इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए हमें मिल सकता है। अब कंपनी के ज़रा पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में तो हमने देखा है कि पहला तो मार्केट लीडरशिप, मतलब इनका जो कंपनी का नाम है NSDL, काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छे से नाम लोगों को पता है, काफ़ी अच्छे से ये मेंटेन करके रखे हैं। स्टॉक मार्केट में सारे रेगुलेटर्स को अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके रखे हैं। सेकंड, पोटेंशियल ग्रोथ इनका डिजिटल इकोनॉमी, मतलब इनका टोटली काम जो है डिजिटल में ही है और आज के टाइम पे डिजिटली सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फैक्टर है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो वहाँ पर भी इनको अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के लिए भी मिल रहा है। काफ़ी अच्छा नहीं मिल रहा है, बट ऑन एवरेज 17% के आसपास दिख रहा है। ओके, और नेगेटिव फैक्टर देखा जाए तो पहला तो नो फ्रेश कैपिटल रेज, मतलब इन्होंने कोई कैपिटल रेज नहीं किया है। ये पॉजिटिव भी है कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, और नेगेटिव भी है कि उनके पास कोई पैसा जा भी नहीं रहा है। तो ऑलमोस्ट ये एवरेज ही, इसको कुछ कह नहीं सकते। सेकेंड है कि रेगुलेटरी एंड कॉम्पिटिटिव रिस्क, जैसे कि इनके रेगुलेटरीज में देखा जाए तो CDSL है और केफिन ये सब भी है, और देखा जाए तो कंपैरिजन में थोड़ा उनका बेटर भी लग रहा था मुझे, तो ये एक ज़रा नेगेटिव है। और थर्ड इनका है रिवेन्यू लिंक टू मार्केट एक्टिविटी, मतलब ये मार्केट की एक्टिविटी, मतलब डीमेट अकाउंट को मैनेज करते हैं सब, तो ऑलमोस्ट हमें भी समझ में आ रहा है कि ये मार्केट की एक्टिविटी पे टोटली रिलाई करते हैं। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ऐसा बनता है कि अगर इनका GMP के हिसाब से 17 to 18% है, ये सब है, और थोड़ा मेरे को इनका कंपैरिजन में भी थोड़ा इनका इतना वीक नहीं लगा, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को एवरेजली थोड़ा वीक लग रहा था। इसलिए पर्सनली मैं इसमें अलॉटमेंट के लिए तो जाऊंगा तो सिर्फ सिंगल लॉट के लिए ही जाऊंगा, इतना फोर्सफुली नहीं जाऊंगा, सिंगल लॉट के लिए ही मैं जाऊंगा। और अगर मेरे को अगर अच्छा लिस्टिंग एक मिल गया 15% के आसपास, तो मैं 50% लॉट कट कर दूंगा, बाकी मैं ब्रेक इवन पे एसेट रख के कट आउट कर दूंगा। तो ये सारा जो था मेरा व्यू था, मेरा पर्सनल व्यू था। ये कोई मैं आपको सजेशन या टिप नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एक बार एनालिसिस कीजिए, आपके पर्सनल एडवाइज़र से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, क्योंकि ये चैनल कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है।
ओके, तो दैट्स द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।